प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित, और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या, और उस जनसंख्या से संबंधित वितरण, घनत्व, वृद्धि, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख रहे थे। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमने देखा था कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक था वो था जनसंख्या जनसमूह है। विश्व में ऐसे 4 बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, और उन्हीं बड़े क्षेत्रों को, जो विस्तृत क्षेत्र हैं, जो बसे हुए क्षेत्र हैं विस्तृत रूप से, उन्हीं विस्तृत बसे हुए क्षेत्रों को हम क्या बोल रहे हैं? जनसमूह बोल रहे हैं। 4 हमने बात की थी, 4 जनसमूह हैं। पहला है एशियाई जनसमूह, दूसरा था यूरोपीय जनसमूह, तीसरा था अमेरिकन जनसमूह, और चौथा था अफ्रीका जनसमूह। ये 4 जनसमूहों की हमने बात की थी। इनके नाम देखे थे हमने, यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, ये 4, एक एशियाई हो गया। ये 4 जनसमूह हैं, और इन्हीं 4 जनसमूहों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एशियाई जनसमूह है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या है, क्या इसका विस्तार है, क्या इसका क्षेत्र है, कौन कौन सी इसमें क्षेत्र सम्मिलित हैं, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। तो एशियाई जनक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कुछ आधार पर हम कह सकते हैं कि एशिया का जो मैप है वो इसी प्रकार से है। देखिए, एशिया जनसमूह है, जो एशियाई जनसमूह है, ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। नंबर 1 पर आता है, कौन सा जनसमूह है? विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है, जनसंख्या जनसमूह है। कौन सा है? एशियाई जनसमूह है। और इसका जो विस्तार पाया जाता है, वो विस्तार पाया जाता है यहाँ पाकिस्तान से लेकर यहाँ लास्ट जापान, और नीचे के क्षेत्र में इंडोनेशिया। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है एशिया के अंतर्गत। इससे ऊपरी क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत कम पाया जाता है। ये जो क्षेत्र आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। और इसके अंतर्गत इस विस्तार में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, ये भी हम देखेंगे। और ये जो क्षेत्र है, ये किस प्रकार का ये कहलाता है? ये पूरा क्षेत्र मानसूनी एशिया। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मानसूनी एशिया। मानसूनी एशिया क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है वो मानसून
वाली जलवायु पाई जाती है, या हम कह सकते हैं मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र को हम मानसूनी एशिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मानसून का अर्थ क्या है? देखिए, ऋतुओं के अनुसार पवनों में जो परिवर्तन होता है वही मानसून है। मौसम जो शब्द है अरबी भाषा का वहाँ से लिया गया है, अर्थात हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जिस समय वर्षा होती है वो वर्षा किसके आधार पर होती है? मानसून के आधार पर वर्षा होती है। उसी को हम देख रहे हैं। सारे की सारी जो कृषि व्यवस्था है हमारी किस पर टिकी हुई है? इसी मानसून पर टिकी हुई है। अगर ये अच्छे तरीके से आएगा तो कृषि का उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा, आय भी अधिक प्राप्त होगी, जीवन स्तर भी अधिक सुधरेगा। तो सारा का सारा आधार किस पर है? मानसून पर। तो मानसूनी जलवायु के कारण इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? मानसूनी एशिया के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ 3 उप क्षेत्र हैं। वो 3 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं ये देखिए। इस एशियाई जनसमूह के अंतर्गत हम 3 उप क्षेत्रों की बात करेंगे, उप प्रदेशों की बात करेंगे। पहला उप प्रदेश है पूर्वी एशिया, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, और तीसरा है दक्षिणी एशिया। एशियाई जनसमूह में ये 3 जो उप क्षेत्र हैं, इन तीनों उप क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। और इन तीनों क्षेत्रों में कौन कौन से और क्षेत्र आते हैं वो देखेंगे। अब पूर्वी एशिया की बात करते हैं हम, तो पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? ये है आपका चीन का क्षेत्र। यहाँ पर कोरिया और इससे आगे यहाँ पर जापान, ये तीनों इसी क्रम में व्यवस्थित हैं। तो पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, कोरिया और जापान, ये 3 देश हैं, ये पूर्वी एशियाई के देश हैं और यहाँ जनसंख्या का आधिक्य पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की, तो आगे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और नीचे इंडोनेशिया। ये सारे के सारे देश कौन से हैं? कौन से देश हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम। अब लास्ट रह गया दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है ये। अब देखिए, दिशा के आधार पर बता देता हूँ आपको। ये नॉर्थ हैं, ईस्ट हैं और साउथ हैं। अब देखिए, ईस्ट की बात करेंगे तो इस क्षेत्र की बात करेंगे। यही बात की हमने चीन, कोरिया, जापान। अब हम बात कर रहे थे दक्षिणी पूर्वी की, तो ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी पूर्व का क्षेत्र होता है। तो अभी हमने बात की है इस प्रकार से, ये क्रम हमने देखा है, ये कौन सा है? दक्षिणी पूर्व का। अब हम देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे का क्षेत्र, ये साउथ, तो ये कौन सा है? दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल,
भूटान, ये सारे के सारे क्षेत्र, ये भारत है, बांग्लादेश यहाँ है, बांग्लादेश, और इस प्रकार से बॉक्स आपको नज़र आएगा नेपाल, और बीच में सिक्किम अपना राज्य है, और उसके बाद में एक देश आता है वो है भूटान। नीचे आपको पता है इस प्रकार से है, ये है आपका श्रीलंका। तो ये 3 उप क्षेत्र आपको एशिया में दे रखे हैं। कौन कौन से? पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, और इसके अंतर्गत भी क्या दे रखा है? छोटे छोटे क्षेत्र दे रखे हैं। जो देश दे रखे हैं उन देशों में जनसंख्या का क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तो एशियाई जनसमूह में आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस प्रकार से नाम याद ना हो तो सिर्फ आपको मैप में इस प्रकार से लोकेशन पता होगी तो इससे ज़्यादा बेटर ये होगा। इस जो ये आपको नाम याद है इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा ये, ताकि आपको लोकेशन भी पता होगी, आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं पेपर में, और एक अलग सा इफ़ेक्ट भी पड़ेगा उस पर, और मार्किंग भी अच्छी होगी। तो जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक इस प्रकार यूज़ कीजिए। हाँ ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हम मैप को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बनता भी नहीं है कई बार, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ मैप की आवश्यकता होती है तो आप ड्रॉ कर सकते हो इस प्रकार से। अब देखिए एशियाई जनसमूहों की हम बात कर रहे थे, तो एशियाई जनसमूह के अंतर्गत इसका जो एशिया का जो क्षेत्र है कितने डिग्री से कितने डिग्री इसका विस्तार पाया जाता है वो देख रहे थे हम। अब देखिए ये 0 डिग्री है, मैंने यहाँ लिख रखा है विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री से नीचे भी मैंने कुछ ड्रॉ कर रखे हैं इस प्रकार से आगे, सॉरी ये वियतनाम उसमें लिखा हुआ था, आगे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। तो इसका जो विस्तार पाया जाता है वो मुख्य विस्तार 10 डिग्री। अब ये तो 0 आ गया, इससे ऊपर नॉर्थ और इससे नीचे साउथ। तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर मैक्सिमम हम बात कर सकते हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये इसका विस्तार पाया जाता है। एशिया का जो विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो क्षेत्र है अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये क्षेत्र न तो पहाड़ी है न पर्वतीय है, बल्कि कैसा क्षेत्र आपको दिखाई देता है? लगभग मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है। हाँ कहीं कहीं आपको जैसे हिमालय पर्वत की बात करते हैं, भारत में बात करते हैं, पश्चिमी घाट की बात करते हैं, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र आपको मिल जाएंगे, लेकिन लगभग देखें 2/3 क्षेत्र देखें इसका, तो वो कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में मिट्टी कैसी पाई जाती है? यहाँ की मिट्टी उपजाऊ पाई जाती हैं, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी उपजाऊ क्यों है? क्योंकि ये जो मैदानी क्षेत्र हैं ये नदियों के निक्षेप के द्वारा निर्मित क्षेत्र हैं, और नदियाँ हमेशा क्या कर रही हैं? उपजाऊ मिट्टी का विकास करती हैं। अब उपजाऊ मिट्टी होने के कारण ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोई टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो आर्थिक क्रिया की जाती हैं वो कौन सी क्रिया की जाती है? कृषि की आर्थिक क्रिया की जाती है। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये एक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। समस्या उत्पन्न हो जाती है, जनसंख्या अधिक होने पर संसाधनों की कमी होने शुरू हो जाती। इसलिए हमें जनसंख्या क्या है? जनसंख्या की वृद्धि जो होती है, जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न करती हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? संसाधन समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार हमें उन संसाधनों का उपभोग करना चाहिए।
तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो इस प्रदेश में 2% से अधिक 2% से अधिक प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 2% से अधिक। अगर ये जनसंख्या वृद्धि दर इसी प्रकार चलती रही तो हमारे पास में जो रोज़गार के अवसर हैं वो अवसर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे निर्धन हो जाएंगे। हमारे पास में जो भोजन सामग्री है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक विकराल समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के हमने लगभग सभी तथ्यों पर विचार किया है एशियाई जनसमूह के अंतर्गत। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे यूरोपीय जनसमूह की। देखिए आगे हम बात कर रहे हैं दूसरे क्षेत्र की। इस प्रकार से आपको एशिया महाद्वीप, यहाँ ये क्षेत्र हमने अभी अभी बात की, और ये क्षेत्र हमें यूरोप महाद्वीप का मिलेगा। यूरोपीय जो जनसमूह है वो विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह माना जाता है। अब कहोगे सर हमने बात की थी सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में, एशिया में। बिल्कुल सही बात। दूसरी जनसंख्या सर्वाधिक 110 करोड़ की बात की थी हम, और तीसरी यूरोप पर 74 करोड़ जनसंख्या। अब 2 नंबर पर क्या आना चाहिए, अफ्रीका आना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हो कि 2 नंबर पर जो आता है वो यूरोपीय जनसमूह आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या ही नहीं देखी जाती, उसका सैकंडरी भी देखा जाता है। मान लो एक ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। अब इतने क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ये क्षेत्र क्या हो गया, ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। एक ये क्षेत्र है, जितनी जनसंख्या यहाँ थी उतनी ही जनसंख्या यहाँ है। ठीक है, हो सकता है इससे कम भी हो, लेकिन ये पूरे क्षेत्र में वितरित हैं। लेकिन ये सिर्फ एक क्षेत्र में वितरित हैं। ये जो आप ब्लैंक वाला क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है और न ही ये क्षेत्र जनसंख्या के अनुकूल हैं। इसलिए ये चीज़ भी देखी जाती हैं। इसी आधार पर ये 2 नंबर वाला बीच में कट हो गया और 2 नंबर पे कौन आ गया, यूरोप का क्षेत्र आ गया। यहाँ पर इस यूरोप के क्षेत्र में 75% भूभाग मानव के निवास के अनुकूल पाया जाता है। लेकिन अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका का 30% क्षेत्र ही जनसंख्या के निवास के अनुकूल माना जाता है। इसलिए ये कम हो गया, ये 4 पे चला गया और ये यूरोप का क्षेत्र कहाँ आ गया, 2 पर आ गया।
इस आधार पर हम विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है किसे मानते हैं? यूरोप को मानते हैं। अब देखिए यूरोप की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है? अभी हमने बात की 2013 की दृष्टि से देखें 74 करोड़ जनसंख्या है, और इसके अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? रूस है। इसके अंतर्गत जो जनसंख्या वाला देश है सर्वाधिक वो कौन सा है? रूस है। और रूस के बाद में जर्मनी इसके अंतर्गत आता है। पहला रूस आ गया इसके अंतर्गत, दूसरा जर्मनी आ गया। अब देखिए यूरोप की जो जनसंख्या है वो कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं ये देखेंगे हम। अब देखिए दो हमने अक्षांश खींची, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यूरोप की जनसंख्या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। लेकिन इसी में अगर सर्वाधिक सकेंद्रण पूछे तो बताना है आपको कितने? 45 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक सघनता पाई जाती है यूरोप महाद्वीप की। और यहाँ ये क्षेत्र अधिक विकसित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उद्योगों व नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर किसका विकास हुआ है? उद्योगों तथा नगरों का सर्वाधिक विकास, उद्योगों नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। और इस विकास के पीछे कारण क्या था? इस विकास के पीछे 19वीं शताब्दी में कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। और औद्योगिक क्रांति के कारण किसका विकास हुआ? उद्योगों का विकास हुआ। और उद्योगों के बाद में धीरे धीरे किसका विकास होने शुरू हो गया? नगरों का विकास शुरू होना हो गया। अब इन नगरों के विकास के बाद में क्या हुआ है कि इन नगरों के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है, जो पहले पहले कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती थी, वो जनसंख्या अब क्या करने लगी हैं? उद्योग स्थापित करने लगी हैं। और यहाँ का रहन सहन जो जीवन है वो भी क्या हो गया है? उच्च व्यक्तित्व वाला जीवन यहाँ पर पाया गया है। यहाँ पर जनसंख्या की बात करेंगे तो जन्म दर और मृत्यु दर, याद रखना भी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हैं? दोनों ही कम पाई जाती हैं। दोनों ही क्या पाई जाती हैं? दोनों ही कम पाई जाती है, या हम कह सकते हैं दोनों ही स्थिर अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ की जनसंख्या से संबंधित जो जन्म दर हैं, मृत्यु दर हैं, या हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर है, वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? स्थिर अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए नगरों का विकास हुआ है तो क्या है? नगरों का विकास हुआ तो उद्योग, व्यापार, परिवहन, इन सभी चीज़ों का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि जो प्रति व्यक्ति आय थी वो प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई? अधिक हो गई। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या हो गई? अधिक हो गई। जब प्रत्येक व्यक्ति साधन संपन्न हो गया तो ये जो यूरोपीय देश हैं, ये सारे देश किस श्रेणी में आने लगे हैं? ये सारे के सारे विकसित श्रेणी में आने लगे हैं। यूरोप के जितने भी देश हैं वो सब लगभग क्या हैं? विकसित कैटेगरी में आते हैं। तो आज हमने दो जनसमूह के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।